Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 21 October 2022 and today's important video is for upcoming nursing recruitment exams. In this video we are discussing important nursing MCQs. Let's begin today's class. First question is Biceps score is used for. इन चारों ऑप्शंस में से बाइसॉप स्कोर किस पर्पस से के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑप्शन बी कहता है फीटल मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी कहता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर, डी fetal well-being. यस एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। किसी भी वुमेन में लेबर से पहले बाइसॉप्स स्कोर परफॉर्म करके हम इस चीज को पता कर सकते हैं कि क्या इस वुमेन के अंदर लेबर या डिलीवरी प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा या फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए हमें लेबर का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। बाइसॉप्स स्कोर में कौन कौन से कंपोनेंट्स का असेसमेंट किया जाता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखिए बाइसॉप स्कोर। सबसे पहले इस बाइसॉप स्कोर को किसने दिया था? गिवन बाय प्रोफेसर एमरिटस ये ओबीजी के प्रोफेसर थे, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के प्रोफेसर थे, एंड डॉक्टर एडवर्ड बाइसॉप। डॉक्टर एडवर्ड बाइसॉप, इन दो लोगों ने बाइसॉप स्कोरिंग सिस्टम दिया था और ये दिया था अगस्त 1964 के अंदर। अगस्त 1964 के अंदर। बाइसॉप स्कोर को आप सर्विक्स स्कोर के नाम से भी जानते हैं। सर्विक्स स्कोर किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। बाइसॉप स्कोर कह दीजिए, सर्विक्स स्कोर कह दीजिए, किसी भी नाम से ये आपसे पूछा जा सकता है। बाइसॉप स्कोर एक प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है जिसके द्वारा हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि क्या वुमेन के अंदर लेबर अपने आप शुरू हो जाएगा या फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए हमें लेबर शुरू करना होगा, यानी इंडक्शन करवाना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, प्री लेबर scoring system. It is a pre-labor scoring system to predict, यानी गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर रिक्वायर और नॉट। इंडक्शन ऑफ लेबर
रिक्वायर्ड और नॉट। लेबर प्रोसेस बिना किसी मदद के शुरू हो जाएगा या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए यह स्कोरिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। बाइसॉप स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेन्ड पर्सोनल के द्वारा मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है और फिर स्कोर दिया जाता है, जिसके बिहाफ पर यह निश्चित किया जाता है कि लेबर अपने आप होगा या फिर करवाना पड़ेगा। तो नोट करिएगा, इट कंटेन 5 components checked by nurse by vaginal examination, manual vaginal examination, मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन करके 5 चीजों का असेसमेंट करके ये निर्धारित किया जाता है कि किसी भी वुमेन के अंदर लेबर अपने आप हो जाएगा या फिर हमें करवाना पड़ेगा। अब ये 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसे नोट कर लीजिएगा। कई बार एक्सेप्ट के क्वेश्चन में यहाँ से 3 चीजों को दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि सर्वाइकल स्कोर चेक करते समय, बाइसॉप स्कोर चेक करते समय कौन सा कंपोनेंट चेक नहीं किया जाता। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। टोटल 5 कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आप लिखिएगा सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन हमेशा सेंटीमीटर में चेक किया जाता है। जैसे ही वुमेन को ट्रू लेबर पेन शुरू होता है, ट्रू लेबर पेन होने के साथ साथ वुमेन का जो सर्विक्स है उसमें डायलेशन देखने को मिलता है, यानी वो अपने आकार में नॉर्मल आकार से थोड़ा फैलने लगता है और ये प्रोसेस बाइसॉप स्कोर के अंदर चेक किया जाता है। मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक का हो सकता है और जैसे ही वुमेन का सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, हम ये मान लेते हैं कि वुमेन अब लेबर की सेकंड स्टेज के अंदर मूव कर चुकी है। यूट्रस का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो सर्विक्स कहलाता है। इट इज अ नेक ऑफ यूट्रस। 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। होपफुली ये चीज आपको पता होगा, काफी बेसिक चीजें हैं ये। सेकंड हम बात करते हैं सर्वाइकल एफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट को आप हमेशा परसेंटेज में बाइसेप स्कोर कैलकुलेट करते हुए नोट करते हैं। इफेसमेंट का मतलब होता है जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं तो सर्विक्स डायलेट होने लगता है और जो सर्विक्स का आखिरी हिस्सा है वो कुछ पतला होने लगता है, छोटा होने लगता है। इसे हम सर्वाइकल इफेसमेंट के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है सर्वाइकल पोजीशन। सर्वाइकल की पोजीशन यहां पर चेक की जाती है और लास्ट आता है फीटल स्टेशन। बच्चा पेल्विस के अंदर कितना नीचे शिफ्ट हो चुका है, किस लोकेशन पे है बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट, इसे हम फीटल स्टेशन के नाम से जानते हैं। ये पांचों पॉइंट्स हम किसी भी वुमेन में लेबर के दौरान चेक करके बाइसॉप स्कोर को कैलकुलेट करके ये निर्धारित करते हैं कि उसमें लेबर अपने आप शुरू हो जाएगा या फिर हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नॉर्मल लेबर हमेशा स्पॉन्टेनियसली शुरू हो जाते हैं। यहां से एक चीज और नोट कर लीजिएगा, बाइसॉप स्कोर मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर
मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है 13। यहां से ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। बाइसॉप स्कोर मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम हो सकता है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nursing actions is required before giving solid food after anesthesia? किसी क्लाइंट में ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए। जब इस पेशेंट का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, वो अब एनेस्थीसिया के इफेक्ट से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, उसकी बेहोशी खत्म हो रही है, तो इस सिचुएशन में आपसे वो कुछ खाने या पीने के लिए मांगता है। जब आप क्लाइंट को कुछ भी सॉलिड फूड देने जा रहे हो, तो इससे पहले कौन सी फाइंडिंग आपको जरूर चेक करनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, चेक फॉर बाउल साउंड एंड पासिंग फ्लैटस, ऑप्शन बी चेक यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी चेक वेट, ऑप्शन डी चेक गैग रिफ्लेक्स। एनेस्थीसिया के बाद जब पेशेंट होश में आने लगे, तो उसे सॉलिड फूड देने से पहले किस चीज का असेसमेंट जरूरी है? The right answer is option A, check for vowel sound and passing flatus। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिकल बेस पर समझिएगा, आपको हमेशा के लिए इसे याद रखने में आसानी रहेगी। आप जब हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाते हैं, तो जिस पेशेंट के अंदर ऑपरेशन होना होता है, उसे ऑपरेशन की डेट से पहले रात को ही कुछ भी खाने या पीने से मना कर देते हैं। आप पेशेंट को, उसके रिश्तेदारों को कह देते हैं कि आपको जब तक ऑपरेशन ना हो जाए, डॉक्टर खाने पीने के लिए ना कहे, तब तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसे आपको जानना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। जब पेशेंट सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया रिसीव करता है, तो इस एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण बॉडी की काफी सारी मसल्स जो हैं रिलैक्स हो जाती हैं, बॉडी के रिफ्लेक्सेस अपना काम करना बंद कर देते हैं, और इस सिचुएशन में पेशेंट अपना होश खोने लगता है। इस सिचुएशन के अंदर यदि क्लाइंट में स्टमक में कोई भी फूड कंटेंट है या फिर लिक्विड कंटेंट है, तो वो बेहोशी की हालत में स्टमक एरिया से निकलकर माउथ में आ सकता है या फिर लंग्स के अंदर जा सकता है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी फूड या लिक्विड कंटेंट का लंग्स के अंदर एंट्री होना ट्रेकिया के थ्रू एस्पायरेशन कहलाता है, और इस फूड कंटेंट या वाटर लिक्विड के कारण क्लाइंट में रेस्पिरेटरी सीजेशन हो सकता है, सांस लेना बंद हो सकता है, और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो इसी वजह से हम एनेस्थीसिया लगने के दौरान पेशेंट के स्टमक को खाली रखते हैं, उसे खाने या पीने के लिए कुछ भी अलाउ नहीं करते। अब बात आती है कि एनेस्थेटिक एजेंट आपने दे दिया, अब पेशेंट में सर्जरी भी हो गई, काफी टाइम निकल गया, अब पेशेंट को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, पेशेंट होश में आने के बाद अक्सर वो पीने के लिए कुछ मांगता है। तो आपको पेशेंट में इस सिचुएशन में कैसे डील करना है? बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको उसे कुछ भी पीने के लिए नहीं देना है। ज्यादा ही पेशेंट जिद करे तो उसके होठों को गीले कपड़े द्वारा भिगो सकते हैं, ताकि उसे कुछ रिलैक्स फील हो। जब डॉक्टर इस चीज को कंफर्म कर दे कि क्लाइंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स वापस आ चुके हैं, तब आप पेशेंट को सबसे पहले लिक्विड देंगे पीने के लिए, क्लियर लिक्विड देंगे, और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप देंगे,
और इस चीज का कंप्लीट असेसमेंट किया जाएगा कि पेशेंट में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। यहाँ पर इसी चीज पर आपको गौर करना है कि जब भी क्लाइंट में सर्जरी हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्लियर लिक्विड देना है, पीने के लिए पानी देना है। अगर क्लाइंट बिना किसी परेशानी के इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पी पा रहा है तो ठीक है। जब पानी पी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट में बाउल साउंड का असेसमेंट किया जाता है। डॉक्टर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाकर अपने स्टेथोस्कोप की मदद से उसके स्टमक एरिया में, बाउल एरिया में साउंड मौजूद है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट करता है। एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण हमारा जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये भी अपना काम काफी हद तक रोक देते हैं। और अगर इनका काम रुका है और आपने क्लाइंट को कुछ भी खाने के लिए सॉलिड सब्सटेंस दिया तो ये आगे मूव नहीं कर पाएगा और क्लाइंट में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो जैसे ही क्लाइंट को स्टेथोस्कोप से एब्डोमेन एरिया में साउंड सुनाई देने लग जाते हैं, तब डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं कि अब इस पेशेंट को आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तो बाउल साउंड का असेसमेंट और फ्लैटस पास किया है या नहीं, गैस निकली है कि नहीं, इस चीज का असेसमेंट करने के बाद आप सर्जरी वाले पेशेंट को सॉलिड फूड खाने के लिए अलाउ कर सकते हैं। और सॉलिड फूड देने से पहले आपको हमेशा लिक्विड देना है, क्लियर लिक्विड देना है, वाटर देना है। और इस वाटर को देने की शुरुआत हमेशा गैग रिफ्लेक्स के लोट आने के बाद की जाती है। गैग रिफ्लेक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। गैग रिफ्लेक्स, आपका जो ये गैग रिफ्लेक्स है, इसे हम फेरेंजियल रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फेरेंजियल रिफ्लेक्स। अब आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये फेरिंग्स से रिलेटेड है। यस, एग्जैक्टली। जब किसी व्यक्ति के टॉन्सिल वाले एरिया में या गले के अंदर फेरिंग्स वाले एरिया पर आप किसी चीज से टच करते हैं तो अचानक पेशेंट को एक रिफ्लेक्स फील होता है, उसमें एक एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलती है। उस मूवमेंट की वजह से वो उस पर्टिकुलर टच का जो कॉज है उसे बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। हमारे माउथ के रास्ते द्वारा हमारे शरीर में हमारी बिना इजाजत के अगर कोई सब्सटेंस एंट्री लेना चाहे तो इस चीज को हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, फेरेंजियल रिफ्लेक्स के द्वारा प्रिवेंट करती है। ये हमारा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इसके अलावा यहाँ से एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो गैग रिफ्लेक्स है ये एग्जैक्टली किस नर्व के कारण होता है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा आप। गैग रिफ्लेक्स जो है नाइन्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इस नाइन्थ क्रेनियल नर्व को आप कहते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। होपफुली अब आप इसे भूलेंगे नहीं। इस चीज को प्रीवियसली पूछा गया है, गैग रिफ्लेक्स किस क्रेनियल नर्व के स्टिमुलेशन द्वारा होता है, तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। हालांकि इस रिफ्लेक्स को पूरा करने में कहीं ना कहीं ट्राइजेमिनल और वेगस नर्व भी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन मेनली ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व यहाँ पर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। Next question. A nurse is teaching a parenting class. What should the nurse suggest about managing the behavior of young school age child? आप एज अ नर्स पेरेंट्स को ये सिखा रहे हैं कि वो अपने यंग स्कूल एज चिल्ड्रन को किस प्रकार से संभालेंगे। स्कूल एज चिल्ड्रन का मतलब है 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे। 6 से 12 साल के बच्चों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए,
कैसे उनके बिहेवियर को मैनेज किया जाए, ये आप एज अ नर्स उनके माता पिता को सिखा रहे हैं। तो इस दौरान आपको अपनी टीचिंग में इन सभी में से कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए? ऑप्शन 1 कहता है अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस। आप बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें आंसर देना बंद कर दें, अवॉइड करें। ऑप्शन 2 कहता है गिव द चाइल्ड अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आप बच्चे से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें इन सभी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताएं, उन्हें इस लिस्ट को सौंपें। ऑप्शन 3 कहता है बी कंसिस्टेंट अबाउट एस्टैब्लिश्ड रूल्स। आप जो नियम बनाए हैं आपने घर के अंदर, उन्हें बार बार दोहराते रहें, बच्चों को बताते रहें, ताकि वो उन्हें अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। फोर्थ पॉइंट आता है अलाउ द चाइल्ड टू प्लान द डेज एक्टिविटीज। बच्चे को अपने दिन की सभी एक्टिविटीज प्लान करने के लिए छूट दें, उसे कह दें कि आप जैसा चाहते हैं अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, स्कूल एज चाइल्ड हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। आपने कहीं ना कहीं एक चीज अक्सर पेरेंट्स के मुंह से सुनी होगी, वो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को बार बार कोई चीज बताता हूँ, ये फिर भूल जाता है, जो काम नहीं करने के लिए कहता हूँ वही करता है, जिधर नहीं जाने के लिए कहता हूँ वहीं जाता है। ऐसा अक्सर होता क्यों है? बेसिकली इसका रीजन है कि जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है और वो इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, यानी कि वो किसी भी बात को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। और दूसरी बात, किसी भी बात को समझाते समय वो ज्यादा समय तक एक टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाते, छोटी सी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने ध्यान को भटका लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को यदि आप अच्छी तरह से केयर देना चाहते हैं, उनके बिहेवियर को मैनेज करना चाहते हैं, उन्हें समझाना सिखाना चाहते हैं, तो लगातार घर के अंदर आपने जो नियम बनाए हैं उन्हें बार बार दोहराते रहें, बच्चे को याद दिलाते रहें, उन्हें लिमिट बताते रहें कि आपको इधर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ऐसे रहना है। जब इन बातों को आप लगातार दोहराते रहेंगे, कंसिस्टेंटली रिपीट करते रहेंगे, तो इससे बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका कंफ्यूजन दूर होगा और बच्चे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहेंगे। और यहाँ संभावना रहती है कि बच्चे में ये बिहेवियर अब पहले से परमानेंटली बेहतर हो जाएगा। तो ये टीचिंग हम उनके माता पिता को दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, स्कूल एज चिल्ड्रन हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैम एंड मोर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ड्यू टू दिस consistently we must fix the limit of their behavior to provide an environment that promotes concentration, prevent confusion and minimize conflicts। तो यहां पर ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ऑप्शन 1 के अंदर बताया गया है कि हम बच्चे के सवालों का जवाब नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हमें बच्चे के द्वारा जो भी चीज पूछी जाए उसके बारे में बताना है और उन्हें हेल्प करना है। इसके बाद आता है कि हम बच्चों से कैसा बिहेवियर चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं, अपनी इच्छाओं की लिस्ट उन्हें सौंप दें। स्कूल एज के बच्चों से आप अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताते हैं तो उनका मेंटल लेवल अभी इन सभी चीजों को समझने लायक नहीं है, वो इन्हें नहीं समझ पाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत माना जाएगा। स्कूल एज के बच्चों को यदि आप पूरे दिन की एक्टिविटी खुद ही प्लान करने के लिए देंगे तो इस उम्र के बच्चे टाइम मैनेजमेंट को नहीं प्रॉपर तरीके से कर सकते। सो हमें उनके जो डेली रूटीन के टास्क हैं उनमें हेल्प करना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए और उनकी
पूरे दिन की प्लानिंग में उन्हें हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनीमिया इंक्लूडिंग एक्सेप्ट। आपको यहां पर एक्सेप्ट वर्ड का ख्याल रखते हुए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। इन सभी में से कौन सा साइन एंड सिम्टम एनीमिया के पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है? क्वेश्चन को समझिएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनीमिया इंक्लूड्स एक्सेप्ट, नीचे बताए सभी ऑप्शंस एनीमिया के पेशेंट में देखे जाते हैं एक को छोड़कर। कौन सा है वो एक, उसे आप सेलेक्ट करें। क्या एनीमिया होने पर हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है? क्या फैटीग लगती है? क्या हाइपर एक्टिविटी शो करता है? क्या लेसीट्यूड होता है? कौन सी फाइंडिंग आपको यहाँ एनीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, किसी भी एनीमिया वाले पेशेंट में कभी भी हाइपर एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि यहाँ पर हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी, यानी पर्सन की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली जान लेते हैं। सबसे सिंपल शब्दों में यदि आपसे कोई पूछे कि एनीमिया क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? व्हाट इज एनीमिया? सबसे सिंपल शब्दों में अगर आप बोलें तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी है तो इसे आप एनीमिया कहेंगे। शरीर में खून की कमी होना एनीमिया कहलाता है। और थोड़ा स्पेसिफिकली आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यहाँ लिख सकते हैं लैक ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी कम हो जाती है तो इस कंडीशन को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। आरबीसी के बारे में आप जानते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, और इन रेड ब्लड कार्पसल्स के ऊपर छोटे छोटी मात्रा में एचबी पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और इन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर लंग्स से टिश्यूज तक और टिश्यूज से वापस लंग्स तक लेकर आया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में आरबीसी नहीं होंगी तो एचबी नहीं होगा, एचबी नहीं होगा तो उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारे टिश्यूज को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और सेल में एनर्जी नहीं रहेगी तो हमारे द्वारा थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी करते ही हमें बहुत ज्यादा थकान लगेगी, हम बेचैन होने लगेंगे और हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सिंपली याद रखिएगा, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, और इस कंडीशन के होने पर व्यक्ति में बहुत ज्यादा थकान देखने को मिलती है। एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। वीकनेस, डिक्रीज मसल टोन, फैटीग यानी पर्सन थका हुआ महसूस करता है। इसके अलावा रैपिड पल्स रेट, हार्ट कोशिश करेगा कि पूरी बॉडी में लगातार ऑक्सीजन पहुंचे, रुकावट नहीं हो, इसलिए वो तेजी से काम करने लगता है। तो एनीमिया वाले पेशेंट में जनरली टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा रैपिड ब्रीथिंग भी देखने को मिलेगी आपको। ये पेशेंट अपने शरीर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गहरी तेजी से सांसें लेते हैं। इन पेशेंट के अंदर जो स्किन का कलर होगा वो बिल्कुल डल सा होगा, पेल स्किन देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये सभी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो कि आपको एक एनीमिया के पेशेंट में देखने को मिलेगा।
एनीमिया के अंदर जब हम हीमोग्लोबिन की जांच करवाते हैं तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मेल की बात करें तो मेल में 14 to 16 नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है, और फीमेल की बात की जाए तो 12 से 14 ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई प्रकार के एनीमिया होते हैं, उन्हें आगे हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन दिस स्लाइड, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a failure in the lymphatic system to return body fluids adequately result in, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम काम करना बंद कर दे और बॉडी फ्लूइड्स पर्याप्त मात्रा में इसके द्वारा सर्कुलेट ना हो पाए, तो इससे कौन सी सिचुएशन हो सकती है, कौन सी फाइंडिंग हो सकती है? ऑप्शन ए कहता है कि हाथ पांव में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। ऑप्शन बी कहता है चेहरे पर और हाथों में स्वेलिंग होगी। ऑप्शन सी कहता है स्प्लीन के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। ऑप्शन डी कहता है स्वेलिंग ऑफ टिश्यू एज एडिमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम सही तरह से काम नहीं करे तो इसके कारण स्प्लीन के अंदर सूजन आ जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम स्प्लीन से जुड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही बॉडी में लिम्फेटिक फ्लूइड को सर्कुलेट करवाता है। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लें जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा, किस ऑर्गन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं? आरबीसी ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, जिस जगह पर हम मरे हुए लोगों को जलाते हैं या दफनाते हैं, उसे हम ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड किस ऑर्गन को कहा जाता है? आप बिल्कुल सही हैं, यहां पर आंसर है आरबीसी। रेड ब्लड कार्पसल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं अपना जीवन काल यानी लाइफ स्पान जो कि 120 दिनों का होता है, इसे पूरा करने के बाद टूटने लगती हैं और फाइनली ये आरबीसी सर्कुलेशन के द्वारा स्प्लीन में पहुंचती हैं और फिर स्प्लीन इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। स्प्लीन डिस्ट्रॉय आरबीसी। स्प्लीन आरबीसी को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये यहां से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बताइए कि स्प्लीन की लोकेशन क्या होती है? हमारे शरीर में स्प्लीन किस जगह पर पाया जाता है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्प्लीन? हमारे चैनल पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अभी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं नर्सिंग का, तो उनके लिए भी ये क्लासेस हेल्पफुल रहती हैं। तो हमारी अप्रोच रहेगी कि हम सभी चीज़ों को साथ लेकर चलें। वैसे भी कुछ दिन पहले किए गए पोल्स में आपने ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट एग्जाम, उसके बाद सीएचओ, देन जीएनएम बीएससी, देन एमएससी एंट्रेंस एंड फ्यू आर रिलेटेड विद अदर एग्जाम्स। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर आप बता सकते हैं अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन अंडर रिब्स, यानी आपकी पसलियों के नीचे बाईं तरफ ऊपर की तरफ, बाएं और ऊपर की तरफ ये स्प्लीन
पाया जाता है। अब इस स्प्लीन का काम क्या क्या होता है इसे देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। हमारी बॉडी में स्प्लीन को दो ही उद्देश्यों से बनाया गया है। एक तो सबसे पहला हमने इस पे बात कर ली, डिस्ट्रॉय आरबीसी। ये एक तो आरबीसी को नष्ट करता है और दूसरा डिस्ट्रॉय माइक्रो, या फिर यहाँ पर आप पैथोजेंस लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। हमारी बॉडी के अंदर अगर ऐसा कोई भी एजेंट आ जाए, सब्सटेंस आ जाए जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, तो उसे आइडेंटिफाई करके किल करने का काम इसी स्प्लीन द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में स्प्लीन जो है लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ा होता है और ये लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड के साथ साथ लिम्फ को भी फ्लो करता है। जैसे ही इस लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ नोड्स के अंदर कोई भी एंटीजन या हार्मफुल पैथोजन आइडेंटिफाई होता है तो उसे ट्रेस करके सीधा स्प्लीन में लाकर डिस्ट्रॉय करवाया जाता है। ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the blood group of mother and father is B and AB respectively, which blood group will not occur in their offspring? किसी बच्चे की मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इनके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होना संभव नहीं है? ए, ए बी या फिर ओ? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इस पेरेंट्स से जन्म लेने वाले बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति के ब्लड का ग्रुप कौन सा होगा, ये उस ब्लड में मौजूद एंटीजन के बिहाफ पर निर्धारित किया जाता है। अगर किसी के अंदर बी एंटीजन है ब्लड ग्रुप के अंदर, तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप बी है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका मतलब है कि उसके ब्लड में एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, यानी दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं। और जिस ब्लड के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद हों, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, यानी कि जीरो, या इसे आप ओ कहते हैं। तो यहाँ पर होने वाली नई पीढ़ी के अंदर ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ए बी ओ जो आप पढ़ते हैं, इसे कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा दिया गया था और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। प्रीवियस एग्जाम्स में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब एग्जामिनर्स इस टॉपिक से क्वेश्चंस कुछ कम पूछ रहे हैं। हालांकि 2-3 एग्जाम्स के बाद होने वाले एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an infant has been found to be human immunodeficiency virus positive. When teaching the infant's mother, which action should the nurse instruct the mother to take? अगर किसी HIV पॉजिटिव मदर में HIV पॉजिटिव बेबी होता है, तो उसकी केयर के लिए इस मदर को एज अ नर्स आप क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? ऑप्शन 1 कहता है चेक द एंटीरियर fontanelle फॉर बल्जिंग एंड द suture फॉर वाइडनिंग ईच डे। हमें इस HIV पॉजिटिव न्यूबॉर्न बेबी के हेड पर मौजूद एंटीरियर fontanelle और सूचर्स को लगातार हर दिन चेक करता रहना चाहिए कि इसमें कहीं सूजन तो नहीं, इनका गैप तो नहीं बढ़ गया। ऑप्शन 2 कहता है फीड द इन्फेंट इन एन अपराइट पोजीशन विद द हेड एंड चेस्ट टिल्टेड स्लाइटली बैक टू अवॉइड एस्पायरेशन।
हम इस बच्चे को फीडिंग देते समय इसे अपराइट पोजीशन में रखेंगे, यानी कुछ सीधा बिठा कर रखेंगे और हल्के से इसके हेड को पीछे की तरफ झुकाएंगे ताकि बच्चे में किसी प्रकार का एस्पायरेशन ना हो। ऑप्शन 3 कहता है प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर टू द इन्फेंट एंड चेंज द इन्फेंट्स डायपर आफ्टर ईच वॉइडिंग और स्टूल। हम इस बच्चे को लगातार स्किन केयर देंगे, मेटिकुलस स्किन केयर देंगे, यानी पूरी तरह से इसकी साफ सफाई और हाइजीनिक एरिया का ख्याल रखेंगे, हाइजीन का ख्याल रखेंगे। हर वॉइडिंग के बाद, स्टूल पास के बाद इसके डायपर को चेंज करेंगे। ऑप्शन 4 कहता है फीड द इन्फेंट विथ स्पेशल निपल एंड बर्प द इन्फेंट फ्रीक्वेंट टू डिक्रीज द टेंडेंसी टू स्वेलो एयर। हम इस बच्चे को फीडिंग कराने के लिए एक स्पेशल निपल का इस्तेमाल करेंगे और जब भी बच्चा फीड कर रहा हो, ब्रेस्ट फीड कर रहा होगा, तो उस समय हम बर्प के लिए समय देंगे। बर्प का मतलब होता है खाना खाते समय, ब्रेस्ट फीडिंग करते समय बच्चा मिल्क के साथ साथ एयर को भी अपने स्टमक में ले जाता है, एयर भी इनटेक कर लेता है। तो खाने के दौरान कुछ समय दिया जाता है ताकि बच्चे के स्टमक से, इसोफेगस और माउथ से होते हुए ये एयर वापस बाहर आ जाए और बच्चे में रीगर्गिटेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो इन चारों ऑप्शंस में से एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, जो इस बच्चे की केयर के लिए आप मदर को बता सकते हैं? क्वेश्चन काफी लेंदी है, बट अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा और हर पॉइंट पर खुद को प्रिपेयर करना होगा। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने होंगे और लगातार प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर भी कमांड बेहतर हो जाएगी। फिर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को, कितनी भी लेंथ का हो, बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं होगी। यस, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। देखिए, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एचआईवी इन्फेक्शन होने के बाद पर्सन के इम्यूनिटी का लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी एचआईवी एड्स के पेशेंट में जो इम्यूनिटी होती है, डिजीज रेसिस्टेंट पावर होती है, वो लगभग खत्म हो जाती है और शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण जो छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं वो भी पेशेंट को हो जाते हैं और इसके कारण सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। पर्सन की इम्यूनिटी, बच्चे की इम्यूनिटी एचआईवी के कारण कुछ कम हो रखी है और इस बच्चे में स्किन इन्फेक्शंस बड़े ही आसानी से हो सकते हैं। इन सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हम मदर को ये कहेंगे कि बच्चा जब भी वॉइडिंग करे, स्टूल पास करे, तो हर स्टूल पास के बाद उसकी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करें, ड्राई करें और ड्राइपर को हर बार चेंज करें। ऐसा करके हम बच्चे को सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन 1 में जो फंटेनल्स और सूचर्स को असेसमेंट की बात कही गई है, ऑप्शन 2 में फीडिंग के दौरान अपराइट पोजीशन में रखने को कहा गया है और स्पेशल निपल का इस्तेमाल करते हुए बर्प के लिए समय देने को कहा गया है। ये सभी बातें सही तो हैं, लेकिन इस एचआईवी बच्चे से रिलेटेड नहीं है। एचआईवी पॉजिटिव बच्चे से रिलेटेड आपको बात सेलेक्ट करनी थी और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे रिलेटेड बात है बच्चे की स्किन केयर प्रॉपर हो ताकि उसमें सेकेंडरी इंफेक्शन ना डेवलप हो, बिकॉज एचआईवी के कारण इस बच्चे की इम्यूनिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। एचआईवी पॉजिटिव मदर के बच्चे में 18 महीने तक एचआईवी पॉजिटिव आ सकता है, बिकॉज 18 महीने तक यानी 1.5 साल की उम्र तक न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में मदर द्वारा ट्रांसमिट किए गए एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। तो इस समय बच्चे में एचआईवी स्टेटस को कंफर्म नहीं माना जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा,
बच्चा जब वुम्ब में होता है तो मदर इस बच्चे को इम्यूनिटी देने के लिए कुछ एंटीबॉडीज जैसे कि आईजीजी और जन्म लेने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू आईजीए बच्चे को देती है, और इन एंटीबॉडीज की प्रेजेंस के कारण बच्चे में एचआईवी टेस्ट 1.5 साल की उम्र तक पॉजिटिव आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ lymph nodes is to trap। lymph nodes के द्वारा किसे ट्रैप किया जाता है? जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले करप्ट लोगों को, रिश्वत लेने वाले लोगों को ट्रैप करते हैं, जाल में फंसाते हैं, पकड़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स किसे पकड़ती है, किसे ट्रैप करती है, किन बदमाशों को ट्रैक करती है, ये आपको बताना है। एंटीजेंस को, मैक्रोफेजेस को, हॉर्मोन्स को, आरबीसीज को। The right answer is option A, एंटीजेंस। एंटीजन शब्द का मतलब होता है कोई भी बाहरी तत्व या घुसपैठिया। देखिए, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी प्रकार से एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इन्हें हम लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं। ये है आपकी लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फ वेसल्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, और कुछ कुछ दूरी पर इस प्रकार की ये जो किडनी शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, किडनी शेप स्ट्रक्चर, इन्हें आप लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं, लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो लिम्फ होता है वो लगातार ट्रेवल करता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो है इस सिस्टम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है, और इस लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई एंटीजन है, एंटीजन से मतलब नोट कर लीजिएगा, एंटीजन का मतलब हो गया सेल्यूलर डिबेरेस, और पैथोजन, कोई भी हार्मफुल पैथोजन हो या फिर डैमेज्ड डेड सेल्स का पार्टिकल हो, जैसे ही वो इस लिम्फ नोड के अंदर पहुंचेगा, यहाँ इसे ट्रैप कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, और यहाँ पर मौजूद मैक्रोफेजेस के द्वारा इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मैक्रोफेजेस वह सब्सटेंस हैं जो कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा लिम्फ नोड्स के अंदर पकड़े गए अपराधियों यानी एंटीजेंस को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है एनाटॉमी से, लिम्फ नोड की शेप क्या होती है? तो किडनी शेप होती है। अपकमिंग स्टेट लेवल और सीएचओ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which client can best be assigned to newly licensed practical nurse? जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं और आपके वार्ड में एक कोई न्यू ज्वाइनिंग वाला पर्सन आया है, कोई नया नर्स आया है या कोई नया स्टूडेंट नर्स आया है जिसे अभी अभी प्रैक्टिस का लाइसेंस मिला है, आरएन आरएम नंबर मिला है। इस नई नर्स को आप इन चारों में से कौन सा पेशेंट केयर के लिए देंगे? सबसे पहला है कीमोथेरेपी जिसे दी जा रही हो, पोस्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी वाला पेशेंट, टीयूआरपी प्रोसीजर वाला पेशेंट, या फिर डाइवर्टिक्यूलाइटिस वाला पेशेंट।
डाइवर्टिक्यूलाइटिस क्या है इसके बारे में हमने कल क्लास के अंदर काफी अच्छे तरह से इसे डिस्कस किया था। होपफुली आपने कल की क्लास अटेंड की होगी। मंडे टू सैटरडे रात को 8:30 बजे रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और फिर भी आपको चैनल पे वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सभी पोल के ऑप्शन आप तक पहुंच सकें। रेगुलरली मॉर्निंग में 7 AM को आपकी प्रैक्टिस के लिए पोल दिए जाते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर जरूर चेक करिएगा। बैक टू द क्वेश्चन अगेन, कौन सा पेशेंट नई नर्स को आप केयर के लिए दे सकते हैं? जनरल सी चीज है, इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई नया पर्सन हॉस्पिटल में काम करने के लिए आता है तो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसे कितना काम आता है, और कोई बड़ा जिम्मेदारी वाला काम उसे नहीं सौंपा जाता। तो हम इस क्लाइंट को ऐसा कोई पेशेंट देंगे जो बिल्कुल स्टेबल हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो। तो इन चारों पेशेंट्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन है डाइवर्टिक्यूलाइटिस। इस पेशेंट में इंटेस्टाइन के अंदर पाउच लाइक सैक बन गए हैं और उनमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है। इसे टेकल करने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देना होगा, इसे कोई भी केयर दे सकता है, तो हम न्यू नर्स को इसे असाइन कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट में कीमोथेरेपी चल रही हो या फिर कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट प्रोसीजर किया गया है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बाद, तो इस सिचुएशन के अंदर ऐसे पेशेंट को केयर देते समय एक्सपीरियंस्ड नर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सडन कोई सिचुएशन आ सकती है, तो उस पर एक्सपीरियंस नर्स अगर होगी तो वो डिसीजन लेकर उसकी जो लाइफ है उसे सेव कर पाएगी। तो यहाँ पर हम न्यू नर्स को ये पेशेंट असाइन नहीं कर सकते। इसके बाद ऑप्शन सी के अंदर जो TURP प्रोसीजर वाला पेशेंट है, ट्रांस यूरिथ्रल प्रोस्टेक्टोमी वाला प्रोसीजर है, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, और ऑपरेशन के बाद कितनी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, कितना होना एबनॉर्मल है, इस चीज के बारे में जानकारी न्यू नर्स को हो ऐसा निश्चित नहीं है, इसलिए हम ये जिम्मेदारी वाला पेशेंट इसे नहीं दे सकते। सो ऑप्शन सी ऑल्सो इनकरेक्ट हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।